तो कैसे हैं आप लोग? मेरे पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? अगर ये बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा है, आप इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से। और मैं बातें कर रहा हूँ जेएनयू की। अगर आप जेएनयू का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं? अगर आपको जेएनयू में आना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसके माध्यम से आप जेएनयू आ सकते हैं। कुछ बेसिक कोर्सेज हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जिसके लिए आप जेएनयू आ सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आया था 2015 में, जब मैं मास्टर्स करने आया था पॉलिटिकल साइंस में। और 2015 से 17 मैंने यहाँ से मास्टर्स करा। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, लगभग 6 साल हो गए। मेरा प्री सबमिशन हो गया है, 2 महीने बाद मेरी पीएचडी सबमिट भी हो जाएगी। लेकिन मैं जो कहानी बताने वाला हूँ वो कहानी है कि आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तब कौन से तरीके हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ किस तरह के कोर्सेज हैं। अगर ग्रेजुएशन के कोर्सेज की बात करें तो ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं उसमें आपको जो बेसिक कोर्सेज मिलते हैं वो बेसिक कोर्सेज यहाँ पे नहीं है, जैसे बीएससी बीए ये सब नहीं होगा। केवल जो फॉरेन लैंग्वेज में बीए कोर्सेज होते हैं, जैसे जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, ये कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो सीयूईटी का एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट देंगे, उसके थ्रू आप आ सकते हैं। बातें आती हैं मास्टर्स की। मास्टर्स में यहाँ बहुत सारे सेंटर्स हैं, जैसे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस है, एसआईएस है, लैंग्वेज है, और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, इन्वायरमेंट है, जहाँ पे आप एमएससी और मास्टर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए सीयूटी पीजी का एंट्रेंस होता है, उसके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब बातें आती हैं पीएचडी के बारे में। अगर हम पीएचडी के बारे में बातें करें तो वो मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ कि आप पीएचडी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी में क्यों एडमिशन लेना चाहिए जेएनयू में, वो तो आप माहौल देख रहे होंगे। मेरे पीछे बैकग्राउंड देखने की कोशिश करो, और यहाँ पे ऐसे ही रहता है। पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन है, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, माहौल बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है। मेरे पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, आप लोग को सुनाई नहीं देंगी, लेकिन ये बहुत बेहतर जगह है। तो अब बातें करते हैं कि अगर आप पीएचडी में आना चाहते हैं, पीएचडी में भी अलग अलग कोर्सेज हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, लेबर स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। इन्वायरमेंट का है, बायोटेक का है, लाइफ साइंस का है, एसआईएस में इंटरनेशनल रिलेशन का है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो आप कोर्सेज देख लेना। लेकिन अगर आप पीएचडी में एडमिशन पाना चाहते हैं तब कुछ बातें आपको करनी पड़ेंगी। पहली बात है कि इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है ये, खासतौर पे सोशल साइंसेस में। तो यहाँ अगर आपको आना है तो कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो पहली बात है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपके पास एक वजह होनी चाहिए कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। अगर आपका पढ़ाई का मन है, बेस्ट इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने का मन है, इस माहौल में रहना, तो एक अच्छी वजह हो सकती है यहाँ आना। और आपके पास अगर वजह होगी तो आप वो प्रोसेसेस कर पाएंगे जो यहाँ तक आने के लिए बच्चे करते हैं। एक बार आपने मन बना लिया कि आपको जेएनयू से पीएचडी करना है, जो लोग भी पीएचडी करना चाहते हैं सबके दिमाग में होना चाहिए कि आप जेएनयू एक बार ट्राई जरूर करें। होना ना होना बहुत बार आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन कोशिश तो बनती है। तो एक बार आपने दिमाग लगाया कि भाई अब जेएनयू से पीएचडी कर सकते हैं, आपने मास्टर्स कर लिया, एमएससी कर लिया, जो भी कोर्सेज आपने करे हैं, उसके बाद शुरू होती हैं स्टेजेस। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने बताई है पीएचडी प्रोसेस की, उसको दिमाग में तो रखना ही है आपको कि आप नेट का एग्जाम देंगे, क्योंकि अभी नेट में 3 कैटेगरी होती है। नेट होता है, जेआरएफ होता है, पीएचडी ओनली होता है। तो पीएचडी ओनली के थ्रू भी, नेट के थ्रू और जेआरएफ के थ्रू होता है। तो एक बार आपने एग्जाम दिया, उसमें जो भी आपका क्वालिफिकेशंस हुआ, अगर आपका जेआरएफ हो गया तो ज़्यादा चांस है कि जेआरएफ के थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आप आ सकते हैं। नेट वाले में अप्लाई करेंगे तो एक ये स्क्रीन करते हैं कि मान लीजिए कि 100 लोगों ने अप्लाई करा, उनमें से टॉप 20-50 सीट के हिसाब से लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो नेट जेआरएफ पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वो एग्जाम आप ध्यान से देंगे। क्योंकि पहले जेएनयू अलग अलग इंट्रेंस कराता था, जेएनयू का अलग इंट्रेंस होता था, डिस्क्रिप्टिव इंट्रेंस होता था, लेकिन अभी नेट के माध्यम से हो रहा है, तो वही आपको ध्यान देना है। उसके बाद आती है दूसरी स्टेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो बच्चे ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, नेट एग्जाम तो बढ़िया से देते हैं, उनके स्कोर्स अच्छे होते हैं। बहुत बार जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के, बाहर की यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, वो भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। लेकिन फिर दूसरी स्टेजेस जो आती हैं उसमें उनका उतना अच्छा स्कोर नहीं रहता। दूसरी स्टेज जो है वो इंटरव्यू वाला और प्रपोजल बनाने वाला है। बाहर के बच्चों को रिसर्च प्रपोजल बनाना बहुत सही से नहीं आता। मैं कोई वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या बातें आपको नहीं करनी है, क्या करना है, उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा होना चाहिए जेएनयू में किसी भी सेंटर पे, आप अगर आप चाहते हैं पीएचडी करना तो। रिसर्च प्रपोजल टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए, किस टॉपिक पे आप कर रहे हैं उस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, रिसर्च क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। तो जो टेक्निकल पार्ट है वो तो अच्छे होने चाहिए। और आपको ये भी ध्यान देना है कि उस सेंटर पे क्या जो आपका टॉपिक है उसके जैसा काम हो रहा है, और ये आप अच्छे से फ्रेम करेंगे। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से भी लोग फ्रेम करते हैं। तो आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पूरा चैट जीपीटी से यूज़ करके अगर आप बनाएंगे तो फेल कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर्स को बहुत सारी चीज़ें पता होती है, आप कितना पढ़े हैं वो भी चेक हो जाएगा। तो आपको दूसरी जो स्टेज है, रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा बनाना है। और कोशिश करें कि अगर आप प्रपोजल बना ले रहे हैं तो मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा कुछ ऐसे लोगों से जो आपका प्रपोजल रिव्यू कर पाएंगे। अगर वो पेड होगा तो वो पैसे लेके करेंगे, अगर फ्री होगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रपोजल रिव्यू डिस्कस करना है, क्योंकि आप लोग वैसे भी कोचिंग में बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे आप प्रपोजल डिस्कस करें, प्रपोजल में जो जो मिस्टेक्स हैं वो पकड़ने की कोशिश करें और एक सॉलिड प्रपोजल बनाएं। और प्रपोजल सिर्फ इसलिए मत बनाएं कि आपको सिलेक्ट होना है, सिलेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल आपको इसलिए भी बनाना है कि इसी प्रपोजल पे आपको आगे काम करना है, तो उस प्रपोजल को काफ़ी दिमाग लगा के बनाओ। अब ये मत करो कि सेलेक्ट होने के लिए 1 महीने 10 दिन सोचा और कोई भी टॉपिक बना लिया, क्योंकि क्या उस पर रिसर्च हो पाएगी, क्या आप सिलेक्ट हो पाएंगे, बाद में उस टॉपिक पे पढ़ने में आपको मजा आएगी, ये सारी बातें आपको ध्यान देना है। और उसके साथ साथ फिर एक प्रपोजल बनाना है। आपने प्रपोजल बना लिया, प्रपोजल भेज दिया, फिर तीसरी जो स्टेज आती है वो इंटरव्यू की स्टेज आती है। तो जब भी आप जेएनयू इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आपको मेंटली तैयार होकर आना है कि बाहर जैसे बहुत जगह पे 2 मिनट 5 मिनट का इंटरव्यू होता है, वैसे नहीं होगा। ज़्यादा चांस है कि आप 10 मिनट 15 मिनट तक जा सकते हैं। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट तक जाते हैं तो आपसे बहुत सारे सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। और सिर्फ उन सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे, आप किस तरह से उन सवालों के जवाब देते हैं, क्या आपका अप्रोच रहता है, क्या जवाब बहुत थेरी बैकिंग के साथ है, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। क्योंकि आप जिनसे कॉम्पीट कर रहे हैं, किसी सेंटर पे 10 सीट है, किसी में 12 है, फिर उसमें कैटेगरी वाइज 2-3 सीट मिलती हैं, तो उसके लिए आप कॉम्पीट कर रहे हैं। तो आप बेस्ट लोगों से कॉम्पीट कर रहे हैं जिन्होंने साल भर 2 साल दिया है सिर्फ जेएनयू पाने के लिए। तो अगर उनसे आप कॉम्पीट कर रहे हैं तो तीनों जोन में आपको अच्छा करना है। नेट के स्कोर में भी अच्छा करना है, जेआरएफ वाले में भी, फिर रिसर्च प्रपोजल भी अच्छा होना चाहिए, फिर इंटरव्यू जो आप दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तब भी आपके सेलेक्ट होने के चांस बन जाते हैं। अब ये तीनों काम अगर आप अच्छा करेंगे तो जेएनयू में आप आ सकते हैं। एक बार एडमिशन का लिस्ट आएगा, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप आइए जेएनयू में एडमिशन लीजिए और फिर इस पूरे माहौल का मजा लीजिए। तो अगर आपको जेएनयू आना है तो इंटरेस्ट लाइए, अगर आपको जेएनयू आना है तो ज़्यादा पढ़िए, जेआरएफ में अच्छा स्कोर कीजिए, अगर आपको जेएनयू आना है तो रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा बनाइए। और ये सारी चीज़ों में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है इंटरेस्ट और पढ़ाई। अगर आप दिल से चाहते हैं कि आप जेएनयू आएँ तो आप मेहनत भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करेंगे और उसके बाद आपको पता लगेगा कि जेएनयू के रास्ते आपके लिए खुल गए हैं। तो ये बहुत अच्छी जगह है। जेएनयू के अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत अच्छी है, डीयू हो गया, जामिया हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, आईआईटी में भी कुछ कोर्सेज होते हैं सोशियो के और बाकी कोर्सेज, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। तो कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी, बीएचयू की बात करें, कहीं भी अगर आप जाना चाहते हैं तो ये तो एक फॉर्मल तरीका हो गया जिसके माध्यम से आप जाते हैं। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग डिबेट भी आते हैं, जैसे बीएचयू में अभी एडमिशन को लेकर कुछ चल रहा था, धांधली के मामले हैं या अलग अलग यूनिवर्सिटी में कनेक्शंस के मामले हैं। कुछ और भी तरीके होते हैं, जैसे आप प्रोफेसर से डिस्कस कर सकते हैं अपना टॉपिक, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब भी आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आप अपना प्रपोजल उनको भेजते हैं कि सर हम इस पर काम करना चाहते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो पीएचडी प्रोसेस ऐसे होता भी है जहाँ पे रिकमेंडेशंस वर्क करती हैं कि आप उनसे डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि सुपरवाइजर को इंटरेस्ट ना हो, प्रोफेसर्स को इंटरेस्ट ना हो, लेकिन अगर आपका प्रपोजल उनको पसंद आता है, वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उसका फ़ायदा मिलता है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत जगह कुछ गलत चीज़ें होती हैं, वो कौन कौन सी जगह होती हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन जेएनयू में ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप सही प्रपोजल बनाएंगे, सही से पढ़ेंगे और अगर आप चीज़ें तैयार करके लाएंगे तो आपके होने के चांसेस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी कर लें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी बातें नहीं है। कुछ जगह ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत बार न्यूज़ में आती हैं, आप लोग भी बहुत जगह जानते होंगे। लेकिन यहाँ अगर आपको आना है, इंटरेस्ट, पढ़ाई, सही से अपनी बातें डिफेंड करना, सही से अपनी बातें करना, वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो ये तो बातें हो गई जेएनयू में एडमिशन को लेके कि आप कैसे जेएनयू आ सकते हैं। अगर आप ऐसे ही जेएनयू घूमने आना चाहते हैं तो आप वैसे भी आ सकते हैं। आपको मुनीरका मेट्रो उतरना है, हौज खास मेट्रो उतरना है, वहाँ से आप आ सकते हैं, मुनीरका से आ सकते हैं, घूमने आ सकते हैं। कोई दोस्त अगर आपका है तो एंट्री करा देगा, फिर आप जेएनयू घूम सकते हैं, यहाँ के लोगों से मिल सकते हैं। और अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चहल पहल होगी, थोड़ी आईडी चेकिंग, ये सब सारी चीज़ें भी होंगी। लेकिन ओवरऑल ये अच्छी जगह है जहाँ पे आप आके पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बातें थी जेएनयू को लेके कि कुछ बेसिक चीज़ें आपको सही करनी है, और वो जब चीज़ें आप कर लेंगे तो आप जेएनयू आने के काबिल भी हो जाते हैं और बेहतर हो जाते हैं। सिर्फ जेआरएफ एग्जाम निकालने से जेएनयू नहीं मिलेगा, सिर्फ नेट एग्जाम निकालने से जेएनयू नहीं मिलेगा, सिर्फ जेआरएफ क्रैक करने के बाद भी कोई कंप्लीट ये गारंटी नहीं है कि आपको मिल जाएगा। आपको जेएनयू मिलेगा जब ये सारे प्रोसेसेस आप अच्छे से करेंगे। ज़्यादातर कोचिंग और बाकी लोग आपको केवल एक स्टेप बताते हैं, कैसे रट्टा मारना है, कैसे पढ़ाई करना है, लेकिन वो कोर नहीं है। एक बार आप गलती से जेआरएफ क्रैक भी कर लेंगे, उसके बाद क्या? गलती से आपको पीएचडी जेएनयू में एडमिशन हो भी गया, उसके बाद क्या? उसके बाद वो टीचर नज़र नहीं आएंगे, उनमें से ज़्यादातर टीचर्स यहाँ से हैं भी नहीं। तो एक बार ध्यान लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट जगाओ, पढ़ो, बहुत मज़ेदार काम है, आपको पढ़ाई करने के पैसे मिलने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें एंजॉय करो और इन चीज़ों को रिलेट करो, और जब आप इंटरेस्ट जगाएंगे तो आपको ज़्यादा याद भी होगा, आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आप बोर भी नहीं होंगे। तो इस तरह से थोड़ा दिमाग चलाने की कोशिश करो। तो यही तरीके हैं जेएनयू तक आने के। इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग और लाएंगे। आपका काम है सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं करा, आपका काम है दूसरे लोगों से शेयर करना, क्योंकि मेरे पास कोई पीआर नहीं है, और आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना और इंटरेस्ट जगाना और जेएनयू आना। तो अगर आप जेएनयू आते हैं तो हम बैठ के ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लगातार हम लोग ऐसे वीडियोज़ लाएंगे। आपका काम है डिमांड करना कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, वो भी वीडियो लाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।